तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले कल मैंने जो कहानी सुनाई थी जिसमें एक टैटू की मदद से पुलिस वाले ने कैसे पूरा मामला सुलझाया था, 12 घंटे के अंदर कहां कहां जाके कातिल को पकड़ा। तो इस कहानी को सुनाने के दौरान मैंने कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स, कुछ ऐसी तस्वीरें उस वीडियो में ऐड कर दी थी और ऐड करने के बाद यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की। तो शुरुआत के कुछ घंटों तक तो सारी चीज़ें नॉर्मल चली, लेकिन यूट्यूब बार बार वीडियो को चेक करता रहता है। तो इसी क्रम में जब लगभग 11 बजे वो वीडियो चेक हुई, यानी अपलोड होने के 1 घंटे बाद, तो फिर 11 बजे चेक करने के दौरान यूट्यूब ने उस वीडियो को एक तरह से एज रिस्ट्रिक्टेड समझा, यानी 18 से कम वाले लोग नहीं देख सकते। और उसके बाद भी जब लोग उस वीडियो को ओपन कर रहे थे तो फिर उनसे एक बार परमिशन ली जा रही थी कि क्या आप सेंसिटिव चीज़ों को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो फिर लोगों को भी दिक्कत हो रही थी और लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या करें, ये किस तरह का एक नोटिफिकेशन आ रहा। तो फिर मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया और कई लोग सवाल उठा रहे थे कि वीडियो कहाँ गई, तो यही कारण था डिलीट करने का। और साथ ही एक बात और आप लोगों में से कई लोगों ने कहा, और वास्तव में इस बात का मुझे दुख भी है और पछतावा भी है। दरअसल कई लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई यार, उस घटना के बारे में एक वीडियो तक नहीं बना सकते, आप किसी और टॉपिक पे आज बिजी हैं, जबकि इतनी बड़ी घटना के बारे में आपको बताना चाहिए था। तो कायदे से कल जो घटना हुई थी उसके बारे में मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी और सम सर ने टीज़र नहीं डाला था, तो मुझे लगा कि वो नहीं सुनाएंगे तो मैं सुना देता हूँ। लेकिन फिर 6:30 बजे उनका टीज़र आया कि उस घटना के बारे में वो वीडियो बनाएंगे। तो फिर अचानक से मुझे कहानी शिफ्ट करनी पड़ी, क्योंकि अब जो लोग मुझे देखते हैं उसमें से 100 में से 110% लोग ऐसे हैं जो सम सर को देखते हैं, तो जो कहानी वो सुना चुके हैं उसको सुनाने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए कल मैं नहीं सुनाया। लेकिन कल से आज तक के दरमियान, यानी ये जो 24 घंटे बीते, इस 24 घंटे के अंतर्गत कई ऐसे सवाल थे इस पूरे एक्सीडेंट को लेके और कई ऐसे इल्ज़ामात थे जो विपक्ष ने रेल मंत्री पे लगाया। तो मुझे लगा कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप लोगों के दिमाग में भी होंगी, जैसे इस मामले में गलती किसकी थी। और एक टर्म जो आता है कवच, जिसके बारे में ममता बनर्जी ने कहा कि कवच का इस्तेमाल होता तो ना होता एक्सीडेंट। तो ये कवच क्या है, ये काम कैसे करता है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आज आपको पहले बताता हूँ। साथ ही ये भी बताता हूँ कि इस पूरे मामले में गलती किसकी है और कैसे पूरा हादसा हुआ। और इसी के साथ एक ऐसी कहानी भी आपको सुनाऊँगा जिसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं, वैसे तो दर्द का और तकलीफ़ का कोई एक पैमाना नहीं होता कि ये दर्द, ये दुख कम है, वो वाला ज़्यादा था। लेकिन उस घटना के बारे में जब आप सुनेंगे तो शायद आज की घटना कहीं ना कहीं आपको ये छोटी भी लगेगी जिस हिसाब से वो चीज़ हुई थी। तो जब ये हादसा हुआ शुक्रवार की शाम को, ये उड़ीसा में, पहले पैसेंजर खड़ी थी, पैसेंजर से फिर एक ट्रेन जो जाके टकराती है। अब जाना भी नहीं चाहिए था, पैसेंजर जो थी वो लूप लाइन पे खड़ी थी। एक दूसरी ट्रेन जाके टकराती है, टकराने के बाद फिर उसकी पटरियाँ जो थी, माफ़ कीजिएगा, उसकी जो बोगियाँ थी, वो बोगियाँ फिर अगल बगल के जो और रेलवे लाइन है, जो और ट्रैक्स थे, बेसिकली 4 ट्रैक थे, तो उनमें जाके बिखर जाती हैं। और इसी बीच एक तीसरी ट्रेन जिसका नाम था बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट आती है और आने के बाद टकरा जाती है। टकराने के बाद फिर जो चीज़ें हुई, जो तस्वीरें निकल के सामने आई, जो दर्द है लोगों के मन में, कितने लोगों की जाने गई। अच्छा, इसको लेके भी ये कवायद शुरू हो गई है। शुरुआत में कहा गया कि ये आंकड़ा 300 पार है, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा जब घटाया जा रहा तो फिर विपक्ष का आरोप है कि इसमें भी जो मौजूदा सरकार है वो एक तरह से आंकड़े छुपा रही है और अपना एक डिफेंस कर रही है। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या है, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। पहले एक पटरी पे जिस पे ट्रेन जानी नहीं चाहिए थे, उस पे जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो चली जाती है, उसके बाद फिर टकराती है। टकराने के बाद जो उसकी बोगियां थी वो अगल बगल वाले पटरियों पे जाती हैं, और इसी बीच एक तीसरी ट्रेन बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट आती है, वो भी टकरा जाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सिस्टम जो है वो काम ना कर रहा हो। रेलवे का आखिर सिस्टम क्या है, रेलवे इन चीज़ों को मैनेज कैसे करता है। तो इस पर जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि ये हादसा जो है ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। जो ट्रेनें चलती हैं उनको चलाने के लिए बाकायदा एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिस पे पहले तो इंसान अपना काम करते थे, जो पहले मैनुअली होता था, लेकिन अभी ऑटोमेटिक होता है। और इस सिस्टम का ये काम है कि किसी ट्रेन पे या किसी ट्रैक पे
अगर कोई ट्रेन है तो फिर उस ट्रेन से और उस ट्रैक के संपर्क की वजह से फिर वो ट्रैक का जो सिग्नल होगा वो रेड हो जाएगा और किसी अदर ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा। तो जब लूप लाइन पे ये मालगाड़ी खड़ी थी तो फिर ये सिग्नल मिला क्यों नहीं? और अगर चलिए एक बार ऐसा हुआ कि सिग्नल नहीं मिला तो इसी बीच तीसरी ट्रेन आई, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट, उसके रास्ते में भी कई बोगियाँ पड़ी थी, तो फिर उसको सिग्नल कैसे मिल गया? तो ये तमाम तरह के सवाल हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है बाकायदा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर पे काम करता है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अचानक से गलती हो जाए, गलती होने के चांसेस भी बहुत कम हैं। तो इस बारे में जब अश्विनी वैष्णव से पूछा गया कि क्या कुछ हुआ है तो उन्होंने एक बड़ी गंभीर आरोप लगाया और कहा कि ये हादसा ऐसे नहीं संभव है। जो सिस्टम था इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, लेकिन अब इस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ भी ऐसे पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई स्वीपर चला गया ऑफिस में और कुछ बटन वगैरह दबा दिया और ये छेड़छाड़ हो गई। ये जो सिस्टम होता है इसका जो कंट्रोल होता है बहुत ही चुनिंदा लोगों के हाथ में होता है। मान के चलिए कि कई स्टेशनों के बीच में एक आध लोग के हाथ में होगा और इसको छेड़छाड़ ऐसे पॉसिबल नहीं है। बाकायदा एक अथोराइज नंबर होता है, बाकायदा एक अथोराइज चीज़ें होती हैं। उतना करने के बाद ही आदमी जो एक सिग्नल है, कभी ऐसा लगे कि सिग्नल फेल हो गया है, जहाँ ग्रीन होना चाहिए वहाँ रेड हो गया है, बाकी ट्रैक जो है वो साफ़ है, तो ऐसी हालत में बाकायदा फिर एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर उस रेड को ग्रीन किया जाता है और ट्रेन को वहाँ से गुजारा जाता है। तो फिर यहाँ पे अगर ये हादसा हुआ तो जो अश्विनी वैष्णव का आरोप है इस सिग्नल के साथ और इस पूरे सिस्टम के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। बाकायदा रेड सिग्नल को जंप करा के ग्रीन किया गया और तब जाके हादसा हुआ। अब ये बयान जब आया तो यहीं से एक चीज़ और, जो ममता बनर्जी का आरोप था कि उन्होंने एक कवच लगाया था और कवच होता तो फिर ये चीज़ें ना होती, यानी इतना बड़ा हादसा ना होता। तो फिर आखिर एक कवच क्या है? तो कवच के बारे में आपको बताऊं तो कवच हर स्टेशन से पहले, जो इसका एक नियम है लगने का कि हर स्टेशन के 1 किलोमीटर पहले दोनों तरफ से लग जाना चाहिए। कवच एक ऐसा सिस्टम है जो बाकायदा एक हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल भेजता है और ट्रेन के जो लोको पायलट होते हैं उनको और बाकी जो अदर चीज़ें होती हैं जैसे सिग्नल कहाँ पे क्या है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ऐसी हालत में कवच जो है वो बाकायदा लोको पायलट को गाइड भी करता रहता है। यानी एक तरह से लोको पायलट के पास डुअल सिस्टम से मैसेजेस आते हैं। एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है वहाँ से आएगा, दूसरा जो है ये कवच भेजेगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसने सिग्नल भेजा कि सामने वाली पटरी पे ट्रैफिक है, वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, आप मत जाइए। लेकिन अगर जो लोको पायलट है, लोको पायलट की तबीयत खराब है या फिर उसके साथ कुछ हादसा हो गया, वो सो गया, उसकी आंख लग गई है, तो यहाँ से फिर कवच का काम शुरू होता है। कवच जब देखेगा कि किसी पटरी पे पहले से ट्रेन है और उसके बावजूद एक दूसरी ट्रेन आ रही है, तो कवच उस लोको पायलट को पहले तो सिग्नल भेजेगा और उसके बाद भी अगर लोको पायलट सिग्नल नहीं मानता है तो फिर या फिर फॉलो नहीं कर पाता है तो हाई जो वहाँ की अथॉरिटी है वहाँ तक ये सिग्नल भेजता है कि इस तरह के हादसे होने वाले हैं और एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें आ चुकी है और फिर हाई अथॉरिटी जो होगी वो उस ट्रेन के बाकी कर्मियों को सिग्नल भेजेगी और जैसे तैसे करके हादसे के कुछ समय पहले ही ये ट्रेन रुक जानी चाहिए। ये कवच का काम है। तो अगर इतनी हाई टेक्नोलॉजी है और इतनी हाई चीज़ें लगी हुई हैं तो फिर ये हादसा हुआ कैसे? और कवच लगा था या नहीं लगा था, ये भी अपने आप में भी एक सवाल है, क्योंकि अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जो अभी हवा में तैर रहे हैं। और जिस हिसाब से अभी तक कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हैं, अभी कितने लोगों की जानें और जाएंगे इलाज के दौरान, वैसे ईश्वर से प्रार्थना है कि ना जाए। तो फिर इन चीज़ों के दौरान अभी इन सारे सवालों के पीछे हम लोग भी नहीं पड़ सकते कि कवच लगा था या नहीं लगा था। अभी तो हम लोग की प्रायोरिटी यही है कि पहले जो लोग भर्ती हैं, जो लोग एडमिट हैं, वो स्वस्थ हो जाए और अपने घर जाएं। बाकी जिनके घर के सदस्य अपनी जान से जा चुके हैं उनके घर वालों को ऊपर वाला सब्र दे। तो ये 2 चीज़ें थी मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। पहला जो रेल मंत्री का बयान था कि ये छेड़छाड़ हुई है और ज़बरदस्ती ये हादसा करवाया गया है, और दूसरा जो कवच जिसके बारे में आपने सुना होगा। तो फिर कवच क्या है, ये काम कैसे करता है? तो ये 2 सवाल थे और 2 आप लोगों के मन में रहे होंगे, तो मुझे लगा आपको बताने चाहिए। अब एक आंकड़ा भी आपको बता देता हूँ, उसके बाद आज की कहानी शुरू करता हूँ। एक आंकड़ा बताता है, जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद मैंने डेटाबेस जब चेक किया कि कितनी बार ये जो ट्रेन है ये पटरियों से इसकी बोगियाँ उतर जाती हैं।
तो इसके बारे में अगर आपको बताऊंगा, और इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन जब इसके बारे में आपको बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आप शॉक्ड हो जाएंगे। एक आंकड़ा बताता है कि हर 18 घंटे पे, यानी एक दिन भी पूरा नहीं होता, हर 18 से 20 घंटे पे एक ट्रेन जरूर या फिर एक बोगी जो होगी अपने पटरी से, अपने ट्रैक से उतर जाती है। तो आप सोच के देखिए कि ये आंकड़ा कितना बड़ा है, और ये आंकड़ा एक साल के अंतर्गत लिया गया था और उस बारे में ये बताया गया। तो ये रिपोर्ट पढ़ी तो इसमें भी थोड़ा सा शॉकिंग लगा। तो ये तो रही उड़ीसा के उस भीषण हादसे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल और जवाब और कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो मुझे लगता है कि आपकी जानकारी में होने चाहिए। अब आज की कहानी का रुख करते हैं, और आज की कहानी की अगर बात करूं और परसों जो घटना हुई अगर उसको भी मद्देनज़र रख लूं, तो 6 जून साल 1981 को रेलवे के इतिहास में लगभग 170 साल लंबा रेलवे का इतिहास रहा है भारत का। इन 170 सालों में कई बड़े बड़े धब्बे भी लगे, कई छोटे मोटे छींटे भी लगे, लेकिन 6 जून साल 1981 को एक ऐसी घटना घटी थी, एक ऐसा रेलवे हादसा हुआ था जो रेलवे इतिहास का, भारत के रेलवे इतिहास का सबसे बड़ा रेलवे हादसा है। और अगर पूरी दुनिया की भी बात करें तो पूरी दुनिया के इतिहास में भी इसका जो एक पायदान आएगा वो दूसरे नंबर पे है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतना बड़ा रेलवे हादसा हुआ, लगभग हज़ारों लोगों की जानें गई, लेकिन ये क्यों हुआ था किसी को आज तक इसका सटीक जवाब नहीं पता। तो ये हादसा क्या था, आज की कहानी इसी के बारे में है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 6 जून साल 1981। बिहार में एक नदी है, बागमती नदी, और ये कहानी इसी नदी और इसी नदी के ऊपर बने एक पुल ब्रिज नंबर 51 से जुड़ी हुई है। दरअसल 6 जून साल 1981 को उस घटना में बचे एक चश्मदीद थे जिन्होंने सरवाइव किया था, प्रभु नारायण सिंह। उनकी ज़बानी आपको ये कहानी सुनाऊंगा। जो प्रभु नारायण सिंह थे, 6 जून साल 1981 को एक पैसेंजर ट्रेन थी 416D9। ये पैसेंजर ट्रेन बाकायदा समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी से होते हुए जो सहरसा एक जगह है वहाँ तक जाती थी। कई घंटों का ये लंबा सफ़र था, पैसेंजर ट्रेन थी, और इतने लंबे रास्ते पे अकेली एक ऐसी ट्रेन थी जो चलती थी। शाम का टाइम इसका होता था, तो शाम का टाइम और जून का महीना, जैसे हिसाब से जून का महीना है, लगन का एकदम सीजन। तो जब प्रभु नारायण सिंह समस्तीपुर से ट्रेन पे चढ़ते हैं तो देखते हैं कि ट्रेन में लगभग, जो रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड कहता है कि 500 से ज़्यादा लोग थे। टोटल 9 डिब्बे लगे थे। लेकिन प्रभु नारायण सिंह का कहना था कि जो आंकड़े थे उस टाइम के, जो उन्होंने सामने से देखा कि ट्रेन में भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि बैठने की बात छोड़िए, सीटों की बात छोड़िए, दरवाज़ों पे भी लगभग 10-10 लोग लटके हुए थे। कुछ लोग खिड़की पकड़ के खड़े हुए थे, कुछ लोग ट्रेन की छतों पे बैठे हुए थे। और ये जो ट्रेन थी 416DN, ये ट्रेन बाकायदा कोयले से चलती थी। तो कोयले के इंजन तक जाने के लिए बाकायदा एक जगह होती थी, गलियारा बना होता था। तो उस गलियारे में भी लगभग 20 से 30 लोग इंजन पे आगे और पीछे खड़े हुए थे। जो एक पीछे अलग से रेलवे कर्मियों के लिए एक डिब्बा लगा होता है, उसमें भी लोग सैकड़ों की संख्या में खड़े हुए थे। यानी अगर आप एक तरह से सरसों भी फेंकते तो उस ट्रेन में जगह नहीं थी। लगन का सीजन था तो कई लोग वहाँ से बारात भी जा रहे थे उस ट्रेन के माध्यम से। प्रभु नारायण भी लगभग दूसरे ही स्टॉप से चढ़े थे, लेकिन उस स्टॉप पे चढ़ने के बावजूद भी ट्रेन में अंदर उनको घुसने का मौका नहीं मिला और बस गेट पे वो खड़े थे। अब ट्रेन 5 बजे से अपने स्टेशन से छूटती है। छूटने के बाद धीमी रफ्तार में चल रही है। चलने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ती है। भीड़ बाकायदा खचाखच भरी हुई। कुछ लोग गाना गा रहे हैं, कुछ लोग अपना रेडियो वगैरह सुन रहे हैं। मोबाइल फ़ोन का तो ज़माना था नहीं। कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, कुछ लोग आपस में गप मार रहे हैं। बिहार की जनता थी अपना इधर उधर की बातें करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ट्रेन अपनी रफ्तार में चल रही है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते समस्तीपुर से आगे निकलती है और पहुंच जाती है बदला स्टेशन। बदला स्टेशन पहुंचती है। पहुंचने के बाद वहां पे थोड़ी देर रुकती है। वहां पे लगभग 50 से 60 लोग उतरते हैं, लेकिन 100 से 150 लोग और ट्रेन पे चढ़ते हैं। ट्रेन में मान के चलिए कि 1200 से 1400 लोगों की भीड़ थी। बहरहाल जो प्रशासन था उसने ये बात छुपाई, लेकिन जो चश्मदीदों का कहना था। अब इस बदला स्टेशन से ट्रेन आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद जैसे ही लगभग 5 से 10 मिनट आगे बढ़ती है, अचानक से मौसम खराब। अब अचानक से मौसम जैसे ही खराब होता है तो बारिश के साथ तूफान। अब जैसे बारिश के साथ तूफान हुआ तो फ़ौरन सारे लोग जैसे तैसे करके धक्का मुक्की करके ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं।
यानी एक दूसरे के ऊपर एक तरह से खड़े हो जाते हैं। एक की सीट पे 12 लोग बैठे हैं। अब जैसे ही पानी बरसने लगा तो सारे लोग खिड़की भी बंद कर देते हैं। अब सारे लोग जो बोगी है उसके अंदर पैक, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते बढ़ते पानी बरस रहा, लगभग 20-30 मिनट और ट्रेन चलती है और पहुंच जाती है बागमती नदी का एक ब्रिज था। वैसे कई ब्रिज थे, लेकिन जो ब्रिज नंबर 51 था उसी ब्रिज से ये ट्रेन गुजरनी थी। बागमती नदी के 51 ब्रिज पे पहुंचती है। अब ट्रेन में सारे लोग अंदर बंद हैं, खिड़की भी बंद है। कुछ लोग दरवाजे से थोड़ा बहुत देख रहे, लेकिन बारिश बहुत मूसलाधार, तो बौछार और छींटे भी आ रहे थे, तो सारे लोग नहीं ही देख रहे थे। अब ट्रेन जैसे ही ब्रिज पे चढ़ती है, चढ़ने के बाद महज 1 से 2 मिनट बीते होंगे कि अचानक से जो ट्रेन थी उसमें धक्का लगता है। धक्का लगता है और ऐसा लगता है कि जो ड्राइवर था उसने इमरजेंसी ब्रेक मार दी। अब जैसे ही धक्का लगा और सारे लोग कुछ समझ पाते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोगों को एक शॉकिंग भी लगा कि क्या हो गया। इससे पहले कि आपस में कुछ समझ पाते, कुछ बात कर पाते, 7 डिब्बे 9 में से डायरेक्ट नदी के अंदर। अब 7 में से जो 9 डिब्बे थे, माफ़ कीजिएगा 9 में से 7 डिब्बे वो नदी के अंदर। इन 7 में से 2 ऐसे थे जो किनारे पे थे, बाकी 5 ऐसे थे जो डायरेक्ट नदी में एकदम डूब गए। प्रभु नारायण सिंह का जो डिब्बा था वो संजोग से किनारे वाला ही था। ये भी नदी में गिरते हैं, लेकिन ये गेट पे ही खड़े थे। तो जैसे तैसे करके ये फ़ौरन बोगी से बाहर निकलते हैं, तैर के बाहर आते हैं। और जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एकदम चीख पुकार, हल्ला गुल्ला। जो लोग बेचारे तैरना जानते थे वो तो जैसे तैसे करके तैर के बाहर आ गए, लेकिन जो तैरना नहीं जानते थे या फिर उस भाग दौड़ में, उस भागदड़ में बोगी के अंदर फंस गए, अब उनको निकालने के लिए ना तो कोई अंदर जा रहा, इधर धीरे धीरे शाम भी होती जा रही। और 1981 में ना ही इतना तेज कोई सूचना का सिस्टम था कि फ़ौरन ही ये इमरजेंसी कॉल हो जाए या फिर कुछ हो जाए। अब 5 डिब्बे हैं और 5 डिब्बे में लगभग आप मान के चलिए कि हज़ारों लोग हैं। हज़ारों लोग पानी के अंदर हैं। हज़ारों लोग में से जो लोग निकल सकते थे 10, 20, 50 हो जैसे तैसे करके निकलते हैं, बाकी लोग उसी में डूब रहे हैं। अब इधर रात हो गई, प्रभु नारायण भी भाग के अपने घर पहुँचते हैं। पहुंचने के बाद गांव में सूचना देते हैं। लगभग इस घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर उनका घर था। पहुंचने के बाद वहां पे जाते हैं, जाने के बाद अपने गांव वालों को सूचना देते हैं। अब गांव वाले भाग के आते हैं। इधर फिर बचाव दल भी और एम्बुलेंस वगैरह भी पहुंचती है, गोताखोर भी आते हैं। निकालने की कवायद शुरू होती है और ये निकालने का जो कार्यक्रम है लगभग 1 हफ्ते तक चला। 1 हफ्ते तक लाशें निकाली जा रही थी। जो जिंदा लोग थे वो तो जैसे तैसे करके 1 घंटे के अंदर निकल गए थे। और अगर ऑन द रिकॉर्ड बात करें तो 286 लाशें उस पूरे हादसे से निकली थी। सरकार ने लगभग 300 लोगों के मरने की बात स्वीकारी, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग थे, जो वहाँ पे खड़े थे, जो उस हादसे को देख रहे थे, यानी लाशों के निकालने का जो कार्यक्रम था, उनका सीधा सीधा कहना था कि लगभग 500 से ज़्यादा लाशें निकाली ही गई थी। और लगभग 200 से 300 लोग ऐसे थे जिनकी लाशें कई दिन बाद अलग अलग जगहों से निकली। यानी 500 लाशें तो उस घटनास्थल से मिली, 200-300 लाशें ऐसी थी जो अलग अलग बह के कहीं और चली गई और 1 हफ्ते बाद। और लगभग 100 लोगों की तादाद आज भी ऐसी है जिसके बारे में अभी तक पता ही नहीं कि वो लोग कहाँ गायब हो गए, उनकी लाशें कहाँ पहुँच गई। तो अगर मोटा मोटी जोड़ा जाए तो लगभग 800 लोगों का जो आंकड़ा है यहीं से पार हो जाता है। और कई लोगों का मानना है कि यह आंकड़ा 1000 का पार था, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो 800 का आंकड़ा बताते हैं और जो रिकॉर्ड है वो 300 का। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया और सवाल यही था कि यह हादसा हुआ कैसे। तो इस बारे में अलग अलग थ्योरी निकल के सामने आई। क्योंकि जो ड्राइवर था वो भी मर गया और इतना कोई उस टाइम सर्विलांस वगैरह था नहीं कि पता चल जाए। तो पहली थ्योरी जो निकल के सामने आई वो ये थी कि जैसे ही ब्रिज पे ये ट्रेन चढ़ती है और जो ड्राइवर था वो देखता है कि अचानक से गाय और भैंस का एक झुंड पटरी पे ब्रिज के सामने आ गया है। अब जैसे ही ये देखता है तो फ़ौरन अचानक से ब्रेक लगा देता है। और जैसे ब्रेक लगाता है तो चूँकि पानी बरसा था और पटरियाँ जो थी वो स्लिप कर रही थी, तो स्लिप करने की वजह से और इस इमरजेंसी ब्रेक की वजह से एक झटका लगता है, एक जर्क लगता है। और जर्क की वजह से ये जो बोगियाँ थी वो डिसबैलेंस हुई। अब आमतौर पे ज़मीन की बात होती तो डिसबैलेंस होके ज़मीन पे आ जाती, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई तो नीचे नदी थी, तो पुल तोड़ते हुए जो वज़न था उस वजह से पुल टूटा बगल का, और जो ट्रेन की बोगियाँ थी वो डायरेक्ट नदी में। दूसरी पहेली और दूसरी जो थ्योरी निकल के सामने आई वो ये थी कि
कुछ कारण की वजह से जो स्पीड थी वो ज़्यादा हो गई थी, और इस ओवर स्पीड की वजह से ना तो लोको पायलट ने ब्रेक लगाई, ना ही लोको पायलट की कोई गलती थी। जो ट्रेन थी ओवर स्पीड की वजह से थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई और डायरेक्ट पटरियों को चीरते हुए अंदर चली गई। लेकिन अब इन दोनों थ्योरियों में कौन सी थ्योरी सही है, और भी छोटी मोटी अलग अलग थ्योरियाँ आई, लेकिन इस घटना को 42 साल बीत गए। भारत के रेलवे के इतिहास का ये सबसे भीषण हादसा है, लेकिन आज तक कुछ चीज़ें निकल के सामने नहीं आई, जैसे कि जो लोग गायब हुए थे, लगभग 100 के पार ये आंकड़ा था, तो उनकी लाशें कहाँ गई, और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि यह हादसा हुआ क्यों। आज भी एक राज है, और जो मैंने फैक्ट बताया कि ये जो बोगियां उतर जाती हैं, इन फैक्ट से आप सोच सकते हैं कि रेलवे का एक जो सफ़र है कितना सुरक्षित है। बड़ी बड़ी न्यूज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं तो निकल के सामने आ जाती हैं। जो छोटे मोटे हादसे होते हैं उसको कोई कवर भी नहीं करता। 2-4 लोगों का मरना तो कोई हादसा ही नहीं हुआ, मान के चलिए कि कोई मरा ही नहीं, ये सारे लोगों का काम है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और कल के हादसे के बारे में, परसों के हादसे के बारे में जो कुछ फैक्ट्स था वो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने बताया। और भी चीज़ें निकल के जब धीरे धीरे सामने आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं आज के सवाल पे, क्योंकि कल का कोई सवाल ही नहीं था। कल जो मैंने सवाल पूछा कई लोगों ने जवाब दिया, लेकिन वीडियो डिलीट तो जवाब भी डिलीट। आज का मेरा सवाल है कि भारत के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि जब रेलवे हादसे हुए, उन हादसों की वजह से जो रेलवे मंत्री थे बाकायदा उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी, और गलती स्वीकारने के बाद बाकायदा उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो नीतीश कुमार का इस्तीफ़ा, वो कब और किस हादसे के बाद हुआ था, क्या वजह थी, अगर आपको इसके बारे में पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। और इस सवाल को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसी बहाने एक और हादसे के बारे में आपको बता दूंगा लास्ट में। तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं पता तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।